Hello everyone, welcome to all of you. Today we will discuss a topic, the birth and growth of nationalism in India. भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। टॉपिक के अगर हम बेनिफिट्स को लेकर बात करें, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम डाउट्स क्लियर करने में यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब हम सबसे पहले टॉपिक के अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले हम इसकी समरी को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। हमारी समरी के जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेंगे, सबसे पहले हम राष्ट्रवाद नेशनलिज्म पर बात करेंगे, उसके बाद राष्ट्रीयता नेशनलिटी, और उसके बाद राष्ट्र नेशन, और नेक्स्ट हम नेशन स्टेट यानी कि राष्ट्र राज्य पर बात करेंगे। अब उसके बाद राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण यानी कि बहुत सारे रीजन की यदि हम बात करें, बहुत सारे रीजन हैं इसके अपने, द मेन रीजन्स फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहले यदि हम बात करें जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स रहेगा 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1857। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें हमारा धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण, रिलीजियस एंड सोशल रिनेसेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी, और नेक्स्ट हमारा रहेगा पॉइंट इसमें पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन। नेक्स्ट रहेगा इसमें आर्थिक असंतोष, इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इसमें रहेगा जाति विभेद की नीति, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें हमारा साहित्य तथा समाचार पत्र, लिटरेचर एंड न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें यातायात तथा संचार के साधन, ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें हमारा भारतीयों पर अन्य देशों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ अदर कंट्रीज ऑन इंडियंस। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें सरकारी नौकरियों के संबंध में पक्षपातपूर्ण नीति, पार्टीजन पॉलिसी रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स। एंड लास्ट पॉइंट इसमें रहेगा हमारा लॉर्ड लिटन की नीति, लॉर्ड लिटन पॉलिसी। सबसे पहले हमने बात की थी राष्ट्रवाद नेशनलिज्म। इसको लेकर यदि हम बात करें नेशनलिज्म है क्या, राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रवाद एक भावना, ठीक है ना, एक यानी कि फीलिंग है देश के लिए, ठीक है ना, एक विचारधारा भी इसको हम बोलते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि व्यक्ति जब अपने राष्ट्र को सबसे ज़्यादा प्रधानता देता है और अपने व्यक्तिगत हितों को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे, तो ऐसी एक जो अवस्था बनती है उसको हम राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब जो सेकंड हमारा जो पॉइंट था इसमें राष्ट्रीयता नेशनलिटी। नेशनलिटी की जब हम बात करते हैं तो यह एक ऐसा एक जनसमूह, इसको नाम दिया गया है, ठीक है ना, जो भाषा, साहित्य, विचार या परंपरा इन सभी से बंधा हो, एक यूनाइट हो, तो ऐसी अवस्था को हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता। उसके बाद नेक्स्ट राष्ट्र नेशन की यदि हम बात करें, नेशन की जब हम बात करते हैं तो जब कोई राष्ट्र एक जातीय एकता के सूत्र में बंधा हो, या ये भी कह सकते हैं एक सूत्र में बंधा होने के साथ साथ में जब उस राष्ट्र की जनता कहीं ना कहीं पर एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हो, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट था हमारा राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य की जब हम बात करते हैं, राष्ट्र राज्य कहीं ना कहीं पर एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, यानी कि पाश्चात्य अवधारणा से लिया गया एक शब्द है ये, ठीक है ना, जिसमें जब हम बात करें राष्ट्र समाज की जब सामाजिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति इसको मानते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद जो राज्य की राजनीतिक अभिव्यक्ति से जुड़ा हो, तो इन सभी अवस्थाओं का मिलाकर के जब हम बात करें तो एक राष्ट्र राज्य की कैटेगरी में आ जाता है। अब इसका मैंने नीचे एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। यदि हम बात करें इसको हम कह सकते हैं कि राष्ट्र राज्य इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ भाषा यानी कि लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड कल्चर, इतिहास और संस्कृति, रिलीजन धर्म एंड नेशनलिज्म, इन सभी का कॉम्बिनेशन एक राष्ट्र राज्य बोला जाता है। अब हम सबसे पहले बात करें राष्ट्र और राष्ट्र राज्य, इसको और भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यदि हम बात करें जैसे भारत में कई धर्मों, जातियों, संप्रदायों एवं समूह के लोग रहते हैं, जो इसकी विविधता का परिचायक है, ठीक है ना। यदि हम देखें जनरली सामान्य तौर पर यदि हम देखते हैं पश्चिम के देशों में, यदि हम वेस्टर्न कंट्री जो वेस्टर्न कंट्री है उनका थोड़ा सा कंपेयर करें इंडिया से,
तो वेस्टर्न कंट्री में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं पर एक पार्टिकुलर एक कंट्री में रहते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम एक राष्ट्र की संज्ञा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझ लेते हैं, जैसे हम बात करें जर्मन के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं जो जर्मनी में ही रहते हैं। उसके बाद हम कहें इसको कि एक तरह से फ्रेंच के व्यक्ति हैं, फ्रांस में रहते हैं। इस कसौटी पर यदि हम भारत की बात करें तो कहीं ना कहीं पर भारत एक राष्ट्र की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर जब किस राष्ट्र की कैटेगरी में नहीं आता तो फिर कैसी कैटेगरी में आता है? यदि हम देखें तो भारत तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्रों का एक जमावड़ा कहा जाता है, यानी कि भारत में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र अलग अलग भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि भारत एक राष्ट्र है या नहीं? भारत एक राष्ट्र नहीं है, जो हमारा अपना एक निष्कर्ष निकला है। तो फिर भारत को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? भारत को हम एक राष्ट्र राज्य की कैटेगरी में रखेंगे। क्यों रखेंगे? उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म भी हैं, जातियाँ भी हैं, संप्रदाय भी हैं और ग्रुप्स के पीपल्स भी हैं, व्यक्ति भी हैं जो कहीं ना कहीं पर रहते हैं इंडिया में। फ्रेंड्स, अब हमारे जो पॉइंट्स थे, ठीक है ना, उन सभी को हम अब विस्तार से उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था 1857 की क्रांति, यानी कि रिवोल्यूशन ऑफ 1857। सबसे पहले यदि हम बात करें, यह ऐसी क्रांति रही जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन रहा इंडिया का। और यदि हम देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, यदि इसको हम कहें तो यह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी बोला जाता है। इसको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। अब यदि हम बात करें, ब्रिटिश सरकार ने इसको एक नाम भी दिया था जिसको गदर का एक नाम दिया गया, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम बात करें इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ठीक है ना, और एक बड़े रिवॉल्ट के रूप में ये हमारे सामने कब आती है। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट जो रिवॉल्ट की, यदि हम बात करें, मंगल पांडे का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है ना, जो बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, उसमें मंगल पांडे एक सैनिक के रूप में काम करते थे, ठीक है ना। सबसे पहले विद्रोह उन्होंने किया था, जिसकी डेट मैंने मेंशन की हुई है 29 मार्च 1857। उसके बाद यदि हम बात करें एक लार्ज नंबर पर, यदि हम बात करें क्रांति की स्टार्टिंग जो होती है वो 10 मई, उसको भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, 10 मई 1857 जो मेरठ यूपी से स्टार्ट होती है। अब इसके बाद यदि हम बात करें, इस जो क्रांति में जो हिंदू और मुस्लिमों का जो पार्टिसिपेशन रहा, जिसमें मिलकर सहयोग किया, यानी कि शोल्डर टू शोल्डर, यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर इसमें पार्टिसिपेशन किया। लेकिन यह विद्रोह बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से, उस पर भी मैं विस्तार से बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे कारण रहे, कहीं ना कहीं पर इस क्रांति को दबा दिया गया, यानी कि ये क्रांति विफल हो गई। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि आधुनिक युग में इस क्रांति के बाद कहीं ना कहीं पर हम कह सकते हैं कि भारत ने आधुनिक युग में प्रवेश किया, ठीक है ना, यानी कि बहुत सारी प्राचीन और सामंतवादी जो प्रथाएं भारत में काम कर रही थी, उन सभी को तोड़ा। अब क्रांति के जो मुख्य कारण है उसको लेकर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें मैंने नीचे भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, उसको भी अंडरलाइन मैंने किया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले देखें राजनीतिक कारण क्या रहे। यदि हम देखते हैं राजनीतिक कारणों पर प्रकाश डालें तो अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति, जिसको लॉर्ड डलहौजी जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर, उन्होंने जो विस्तारवादी नीति अपनाई थी, ठीक है ना, उसकी वजह से भी यह क्रांति भारतीयों ने की। उसके अलावा सामाजिक और धार्मिक कारण भी इसके पीछे रहे। 1850 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून, जिसको हम सक्सेशन एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें परिवर्तन किया। उनका मानना था कि जो भी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करेगा, ठीक है ना, जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं पर उनके पूर्वजों की संपत्ति में वही उसके हकदार हो पाएंगे। जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो नहीं करेगा उनको कोई भी बेनिफिट प्रॉपर्टी में उनकी फैमिली में नहीं मिल पाएगा। इसके नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें, आर्थिक कारण क्या रहे, देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो एक लार्ज नंबर पर हम कहें भारी टैक्स, ठीक है ना, हैवी टैक्स इंडिया में लागू किए। और इसके साथ साथ राजस्व संग्रहण, यानी कि जो रिवेन्यू कलेक्शन का जो काम किया, उसमें भी बहुत सारे नियम कानून अलग अलग तरीके से बनाए। उससे सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड जो पर्सन रहे, पीजेंट किसान की बात करें हम, जमींदार,
ठीक है ना, उन सब में कहीं ना कहीं पर जो एक अनसेटिस्फेक्शन की कंडीशन बनी। उसके अलावा जो सैन्य कारण की यदि हम बात करें, सैन्य कारण भी इसके पीछे रहा 1857 की क्रांति के पीछे, यानी कि समान रैंक, यानी कि जो एक जैसी रैंक पर जो भारतीय काम करते थे, ठीक है ना, ब्रिटिश सेना में, तो उनको एक जैसी सैलरी नहीं मिल पाती थी। ऐसे बहुत सारे रीजन रहे जो मैंने आपको डिस्कस किए। अब नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण, ठीक है ना, रिलीजियस एंड सोशल रिनेसेंस। इसको लेकर जब हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे कारण रहे। भारत में बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर भी हैं जिनको लेकर हमें बात करनी है। इसकी स्टार्टिंग यदि हम बात करें 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी में बहुत सारे लार्ज नंबर पर धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण भारत में हुए। इन सुधार आंदोलनों पर यदि हम बात करें, सबसे पहले हम ब्रह्म समाज 1828 में बनाया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की हम बात करें 1875 में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद प्रार्थना समाज को 1867 में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन, ठीक है ना, इसको 1897 में। और लास्ट में यदि हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। देखा जाए जितने भी भारत में यानी कि धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण जो हिंदू कम्युनिटी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, सबसे पहले यदि हम बात करें राजा राम मोहन राय ने इसमें काफ़ी देखा जाए तो ये स्टार्ट किया। उसके बाद देवेंद्र नाथ सेन है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, दयानंद सरस्वती है, एनी बेसेंट है, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे नाम जो कहीं ना कहीं पर भारत को महानता की दिशा में ले जाने के लिए या भारत को कहीं ना कहीं पर इस्टेब्लिश करने के लिए एफर्ट्स किए गए। अब सबसे पहले राजा राम मोहन राय के कंट्रीब्यूशन को लेकर बात करें, उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, यानी कि फाउंडर ऑफ रेनेसिस, यानी कि पुनर्जागरण का संस्थापक भी उनको बोला जाता है। भारत में धर्म और समाज सुधार कार्य के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स किए गए और भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार हो, उसी के लिए ब्रह्म समाज को बनाया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज बनाया गया था, यदि हम उसके साथ साथ बात कर रहे थे अभी, इन्होंने जो मेन उद्देश्य बनाया इसके सती प्रथा का अंत करना, इसके अलावा स्त्रियों का उद्धार करना, यानी कि विमेन का जो स्टेटस था बहुत ज़्यादा खराब था, उसके लिए प्रयास किए। इसके साथ साथ में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार उतना अधिक नहीं था उस टाइम पर, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं पर भारत के जो व्यक्ति थे उनको अंग्रेजी शिक्षा से भी परिचित कराना इनका जो मेन प्रयास रहा। इसके अलावा जो धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण रहे उसमें दयानंद सरस्वती का की हम बात करें तो कहीं ना कहीं पर जब हम दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की जो स्थापना की, वो कहीं ना कहीं पर जब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज से ही इंस्पायर होकर, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिला था वेस्ट बंगाल में, उसी से इंस्पायर होकर के यदि हम बात करें आर्य समाज को बनाया गया। आर्य समाज की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो आर्य समाज का मेन उद्देश्य क्या था, धार्मिक और राष्ट्रीय नवजागरण के रूप में एक आंदोलन को स्टैब्लिश करना, इसका एक मेन उद्देश्य था। दयानंद सरस्वती की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने वेदों की ओर लौटो भी एक नारा दिया कि हमें अपनी जो संस्कृति है, अपने जो वेदाज है उनका रिस्पेक्ट करना है और उस दिशा में हमें जाना है। और इसकी जो आर्य समाज की जब हम स्थापना की बात करते हैं 1875 में, यानी कि 1875 में बम्बई में इसको स्टैब्लिश किया गया। और इसी के साथ साथ में दयानंद सरस्वती का यदि हम बात करें लिटरेचर ग्रंथ की बात करें, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश एक बुक भी लिखी, ठीक है ना, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से उसका एक्सप्लेन किया है। राज व्यवस्था की यदि हम बात करें, उनका मानना था कि विदेशी शासन कैसा भी हो लेकिन वह उतना अच्छा नहीं होता जितना कि हमारा अपने देश का शासन होता है। इसके साथ साथ में जब हम बात करें, यदि हमने ब्रह्म समाज की भी बात की और अब हमने जो बात की आर्य समाज की बात की, इसके बाद जब हम देखते हैं धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है ना, जिसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट दोनों का ही कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। सबसे पहले हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब एस्टैब्लिश की बात करें तो इसकी न्यूयॉर्क में इसको स्थापना की गई और एक इसकी स्थापना में रूसी महिला का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा, जिनका नाम मैडम ब्लेवात्स्की तथा अमेरिकी कर्नल अल्कोट के द्वारा इसको 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद 1879 में दोनों भारत आते हैं,
मैडम ब्लेट्स्की भी और कर्नल आलकट दोनों भारत आते हैं और भारत में मद्रास प्रांत के अडयार नामक स्थान पर उसका मुख्यालय बनाया जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और उसके बाद धीरे धीरे देखा जाए तो भारत में भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल लिखे जाते हैं, बहुत सारे लेख लिखे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं पर राष्ट्रीयता की और हमें ले जाए, यानी कि राष्ट्रीयता की बातें हमें समझ पाए। उसके बाद हम बात करें स्वामी रामकृष्ण की, हम बात करें, ठीक है ना। यदि हम जब स्वामी रामकृष्ण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पर स्वामी विवेकानंद का नाम भी ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। अब विवेकानंद की हम बात करें, विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन को एस्टैब्लिश किया और कहीं ना कहीं पर भारत में जो बहुत सारे जो समाज सुधार किए गए उसमें भी हम स्वामी विवेकानंद के कंट्रीब्यूशन को हम देखते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बात की ब्रह्म समाज की बात की, आर्य समाज की बात की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए भारत में। राधा स्वामी आंदोलन हुए हैं, देव समाज आंदोलन हुए, वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन जो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी। इसके अंतर्गत जब हम देखते हैं ब्रिटिश शासन, जब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी, ऐसी कंडीशन में जब हम देखते हैं तो भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा। और जब हम बात करते हैं अशोक, अकबर जैसे महान शासकों की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पर उनके पास भी यातायात के जो संसाधन हैं वो प्रॉपर नहीं थे। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं पर एक जब संसाधन नहीं थे तो यूनिटी नहीं बन पा रही थी, यानी कि पॉलिटिकल यूनिटी प्रॉपर एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। ऐसी कंडीशन में यदि हम बात करें बढ़िश गवर्नमेंट जब से भारत में आई तो कहीं ना कहीं पर उनके द्वारा बहुत सारी जो व्यवस्था में बदलाव किए गए। ऐसी अवस्था में यातायात के संसाधन भी बढ़ते चले गए। यातायात के संसाधन बढ़े तो कहीं ना कहीं पर यातायात के संसाधन बढ़ने से साम्राज्यवाद को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ में हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि यानी कि जो पॉलिटिकल यूनिटी की वजह भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रही। उसी की वजह से भारत में एक कहीं ना कहीं पर इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी बन पाई। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन। जब हम वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर बात करते हैं यानी कि अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा की यदि हम देखें वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और जब हम बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में आई, ठीक है ना, तो उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन के जो एफर्ट्स है यानी कि एफर्ट्स किए गए, यानी कि इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता उनको धीरे धीरे हटाने के लिए यानी कि उसको रिमूव करने के लिए प्रयास किए गए। और कहीं ना कहीं पर उनका एक टारगेट था कि हमें एक ऐसा ग्रुप जनरेट करना है इंडिया में, एक ऐसा वर्ग बनाना है जो कहीं ना कहीं पर उसका पूरी तरह से माइंड को वाश किया जाए अच्छे से, ठीक है ना, और वो कहीं ना कहीं पर वर्ड भी उसके ऐसे हों जो हम चाहते हैं, यानी कि अंग्रेजी भाषा का ही वह प्रयोग कर पाए। और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की हम देखें वह बहुत ज़्यादा सफल भी हो जाती है। सफलता के साथ साथ में कहीं ना कहीं बहुत सारे जो भारतीयों की हम बात करें, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं प्राचीन जो सभ्यता रही हमारी, ठीक है ना, संस्कृति रही, उसको कहीं ना कहीं पर नज़रअंदाज करते हैं। और कहीं ना कहीं पर वेस्टर्न जो कल्चर का एक कलर है जो कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा धुंधला भी है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चमकीला भी है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं पर ऐसे प्रयासों में वह सफल भी हो जाते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न एजुकेशन के बाद यदि हम बात करें बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं पर बहुत सारे जो फिलोसफर भी रहे हैं उनके संपर्क में बहुत सारे भारतीय आए। यदि हम बात करें मिल्टन की, हम बात करें बर्ग की बात करें, मिल की बात करें, मैकाले की बात करें, हार्बर्ट स्पेंसर, ऐसे बहुत सारे जो थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर, जिन्होंने बुक्स वगैरह लिखी और कहीं ना कहीं पर न्यू नॉलेज उनको मिला। न्यू नॉलेज मिलने के साथ साथ में उन्होंने कहीं ना कहीं पर लिबर्टी, नेशनलिटी यानी कि स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वराज्य, उन सभी का कहीं ना कहीं पर एक इमर्ज हुआ यानी कि उत्पत्ति हुई। और उन सभी से कहीं ना कहीं पर भारत के जो नागरिक थे वो भी उससे कहीं ना कहीं पर इंस्पायर हुए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक असंतोष, इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन। अब इसमें यदि हम बात करें भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो उसका एक मेन उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार यानी कि ट्रेड करना ही उसका मेन उद्देश्य रहा। लेकिन देखा जाए ट्रेड करने के साथ साथ में उसके बाद उसने गेम और पॉलिटिक्स यानी कि शक्ति राजनीति का खेल खेलना शुरू किया,
ठीक है ना। लेकिन यदि देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ में उसने सबसे पहले क्या किया, इंडिया की जो भी स्मॉल इंडस्ट्री यानी कि जो उद्योग धंधे थे उनको धीरे धीरे उनको हटाया और कहीं ना कहीं पर सारा जो भी ट्रेड था उसका पूरी तरह से ट्रेड को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया, पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जो भारतीय जनता यानी कि भारत में क्या हुआ, निर्धनता यानी कि पॉवर्टी वाली कंडीशन बनी और कहीं ना कहीं पर भुखमरी की अवस्था बनती चली गई। और इसके साथ साथ में जो एग्रीकल्चर फील्ड के लेकर हम बात करें, कहीं ना कहीं पर जो एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ ध्यान देना था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। और इसके साथ साथ में जो पीजेंट हमारे जो किसान थे उनकी जो अवस्था थी वह भी दयनीय बनती चली गई। इसके अलावा भारत में बहुत ऐसी अवस्था भी बनी, अकाल की अवस्था भी बनी। अकाल के साथ साथ में कहीं ना कहीं पर बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आई। ऐसी अवस्था में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पर सभी को नज़रअंदाज किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जाति विभेद की नीति, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। अब इसमें हम बात करें 1857 के बाद की जो अवस्था रही, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पर जाति विभेद की नीति को भी फॉलो किया। इससे इंडियंस को क्या लॉस हुआ, यानी कि भारतीयों को क्या इससे लॉस हुआ, कहीं ना कहीं पर उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पर उसको बहुत ही लोअर कैटेगरी का देखने भी लगी और उनको कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसे जो वर्ड है जो उसको नहीं बोलने थे ऐसे भी हुआ है, मतलब कुछ ऐसे अब्यूज वर्ड का इस्तेमाल करने लग गई। उनका मानना था कि भारत के व्यक्ति तो कहीं ना कहीं पर आधे वनमानुष हैं और आधे जंगली, हाफ गोरिल्ला एंड हाफ निग्रो। कहीं ना कहीं पर वो ब्लैक ब्लैक के नाम से भी उनको बोलती थी, काला काला, ठीक है ना। तो ऐसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो रणनीति अपनाई जा रही थी उससे कहीं ना कहीं पर भारतीयों के जो हित थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे और उनके जो अधिकार थे वो धीरे धीरे छीने जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साहित्य और समाचार पत्र। इसमें जब हम बात करते हैं मुनरो के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, उन्होंने प्रेस को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं पर प्रेस का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है और दूसरे देश के लिए क्या उसका लॉस हो सकता है। यदि हम बात करें एक स्वतंत्र प्रेस को लेकर, यदि हम बात करें, जैसे अब हम देखते हैं हमारे आर्टिकल में भी है, आर्टिकल 19A में प्रेस की फ्रीडम की बात की गई है। लेकिन मुनरो का मानना था कि कहीं ना कहीं पर विदेशी राज्य यदि किसी भी देश में शासन करता है और प्रेस भी फुल लिबर्टी के साथ में काम करे तो कहीं ना कहीं पर दोनों में बैलेंस कभी नहीं बन सकता, ठीक है ना। या तो प्रेस का जो आज़ादी है वो कहीं ना कहीं पर ख़त्म करनी पड़ेगी, यदि वो रिमूव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पर जो शासन है वो लंबे समय तक चला जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन को हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, वेस्टर्न एजुकेशन के क्या बेनिफिट हुए, बहुत सारे जो हमने पॉलिटिकल फिलोसफर को लेकर भी बात की थी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे भारत में भी जो प्रेस की डेवलपमेंट की हम बात करें, प्रेस का भी विकास हुआ, बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह टाइम टू टाइम आती रही, ठीक है ना, जिससे कहीं ना कहीं पर इंडियन पब्लिक को अवेयर किया गया। भारतीय समाचार पत्रों की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे कहीं ना कहीं पर जो विरोधी प्रचार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था, अब उसका रिप्लाई करने के लिए भी भारतीयों ने भी बहुत सारे विदेशी जो पत्र पत्रिकाएं थी उनका विरोध करने के लिए और कहीं ना कहीं पर उनकी जो त्रुटियां, जो विदेशी शासन की जो त्रुटियां उनके द्वारा की जा रही थी उससे परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा माध्यम था समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाए भारत में भी। उसमें यदि हम बात करें बहुत सारे ऐसे पत्र पत्रिकाएं रही जिनका काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें संवाद कौमुदी की हम बात करें जो 1828 में जिसने काम करना शुरू किया, बॉम्बे समाचार है 1882 में, बंगदूत 1831 में, इसके अलावा राष्ट्र गुप्तार है 1851 में, अमृत बाजार पत्रिका है 1868 में और ट्रिब्यून की हम बात करें 1877। देखा जाए तो इन सभी पत्र पत्रिकाओं का जो बेनिफिट हुआ, भारतीयों को राष्ट्रीयता का विकास हुआ तो कहीं ना कहीं पर जो अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने की, पब्लिक को अवेयर करने में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। इसके अलावा हम बात करें बंकिम चंद्र के अलावा, बंकिम चंद्र का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने आनंद मठ तथा वंदे मातरम की रचना की और कहीं ना कहीं पर एक जनता में एक क्रांति उत्पन्न करने में भी उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं यातायात तथा संचार के साधन, ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यदि हम देखें भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई वो यदि हम बात करें मुंबई यानी कि मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चलाई गई। लेकिन यदि हम बात करें जो एक प्रॉपर थोड़ा सिस्टमेटिक यदि हम बात करें 1860 टू 70 यानी कि 1860 से 70 यानी कि जो एक दशक जो टाइम रहा है 10 वर्षों के टाइम में, इसमें बहुत सारे जो हम कह सकते हैं सड़कें, ट्रेन्स, ड्राक या तार यातायात बहुत सारे ऐसे संचार के साधन की यदि हम बात करें, कहीं ना कहीं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें इसलिए अपने बेनिफिट को लेकर अपने बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की थी। लेकिन कहीं ना कहीं पर इससे कहीं ना कहीं पर जब ट्रेन चलाई गई ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इजी हो गया, ठीक है ना। और इसके अलावा संचार के जो साधन थे वो भी धीरे धीरे बढ़ाए गए। इससे क्या हुआ, भारत को सबसे ज़्यादा फायदा मिला। कहीं ना कहीं पर जो एक कम्युनिकेशन गैप था उसको भी स्ट्रॉन्ग किया गया। स्ट्रॉन्ग होने से क्या हुआ, कहीं ना कहीं पर जो दूर दूर देशों में या दूर दूर अलग अलग भागों में भारतीय रह रहे थे, ठीक है ना, वो एक दूसरे के संपर्क में आए और संपर्क में आने से कहीं ना कहीं पर कह सकते हैं कि एक राष्ट्र की भावना बनी। राष्ट्र की भावना बनने से बहुत सारा बेनिफिट हुआ, जो कहीं ना कहीं पर आगे हम बात करेंगे। आगे बहुत सारे जो आंदोलन हुए उन सभी में उसका बेनिफिट हमें मिला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में जब हम बात करते हैं ऐसे बहुत सारे अनुसंधान किए गए, यानी कि बहुत सारे बुक्स वगैरह पब्लिश की गई। और जो बुक्स की यदि हम बात करें वो राजनीतिक भी है, सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ी हुई है, सांस्कृतिक हमारा जो इतिहास रहा है उससे भी। जो बहुत सारे लेखक जिन्होंने सर विलियम जोन्स की हम बात कर सकते हैं, मैक्स मूलर की बात कर सकते हैं, कोलब्रुक की बात कर सकते हैं, डॉक्टर भंडारकर की बात कर सकते हैं, हरप्रसाद शास्त्री, ऐसे जिन्होंने भारत के इतिहास, भारत के सामाजिक राजनीतिक सभी तरह की जो व्यवस्था थी उस सभी को परिचित कराया, जिससे भारत लाभान्वित हुए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें भारतीयों पर अन्य देशों का प्रभाव। देखा जाए बहुत सारे ऐसे नहीं कह सकते कि हम भारत में बहुत सारे मूवमेंट्स की दिशा, बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बन रही थी। देखा जाए विश्व पटल पर जब हम बात करें बहुत सारे आंदोलन किए जा रहे थे, ठीक है। उन आंदोलनों का भी जो प्रभाव है भारतीयों पर पड़ रहा था। यदि हम बात करें बहुत सारे आंदोलन इटली में हुए, इटली के अलावा जर्मनी में भी हुए, रोमानिया में भी हुए, फ्रांस में भी, जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट रहा। और इसके अलावा यूएसए की हम बात करें, अमेरिका में भी फ्रीडम को लेकर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। उन सभी से क्या हुआ, इंडियंस में उत्साह बना। उत्साह के साथ साथ में कहीं ना कहीं पर उन्होंने कहा कि अब हमें जब इस तरह के मूवमेंट बहुत सारे कंट्री में हो रहे हैं तो भारत में भी बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं और उनका कहीं ना कहीं पर एक सकारात्मक परिणाम निकल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकारी नौकरियों के संबंध में पक्षपातपूर्ण नीति, पार्टीजन पॉलिसी रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स। यदि हम देखें जो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी रही, बहुत सारे भारतीय जो सेना में भर्ती हो जाते थे या बहुत सारी जो गवर्नमेंट जो पोस्ट रही उस टाइम पर देखा जाए उसमें भी जो एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी चेंज होती रहती थी। और उसमें हम बात कर सकते हैं भारतीय नागरिक सेवा ICS, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। देखा जाए तो इसके जो एक एज क्राइटेरिया की हम बात करें वो 21 था, लेकिन बाद में देखा जाए और इसकी जो एग्जामिनेशन की हम बात करें वो भी इंडिया में नहीं होती थी, परीक्षा वो इंग्लैंड में होती थी। ऐसी कंडीशन में और इसका जो मीडियम था वो अंग्रेजी भाषा ही थी। हिंदी के लिए जैसे हम देखते हैं जैसे हमारे UPSC का एग्ज़ाम होते हैं करंट में, ठीक है ना, या स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो कहीं ना कहीं पर उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन उस टाइम पर देखा जाए एक ही लैंग्वेज थी, ठीक है ना, वो थी अंग्रेजी। ऐसी स्थिति में क्या था, भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। उनके कंपेयर यदि हम बात करें ब्रिटिश जो इसमें पार्टिसिपेट करते थे और इंडियन जो पार्टिसिपेट करते थे, ये भी एक बिग चैलेंज था। लेकिन इसके साथ साथ में 1877 में यदि हम बात करें इसमें चेंज किया गया। उसकी जो एज क्राइटेरिया था वो 21 से घटा करके 19 ईयर का किया गया, यानी कि 19 वर्ष कर दिया गया। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं पर जो पार्टिसिपेशन किया जा रहा था, इंडियंस जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं पर उनका जो एक मनोबल की हम बात करें या एक जो उनका अंदर जो साहस था, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं पर टूट रहा था धीरे धीरे। लेकिन इसका विरोध करने के लिए यदि हम बात करें सुरेंद्र बनर्जी की हम बात करें तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ये
काम किए जा रहे थे इसका विरोध किया और उन्होंने 1876 में जाकर के इंडियन एसोसिएशन बनाया, ठीक है ना, जिसके बहुत सारे सकारात्मक रिजल्ट निकले। उसके बाद लास्ट हमारा रहता है लॉर्ड लिटन की नीति। लॉर्ड लिटन्स पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए जो कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा गलत माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें आईसीएस की, जब अभी मैंने बात की, आईसीएस की जो एज क्राइटेरिया था वो 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद देखा जाए हम बात कर सकते हैं 1 जनवरी 1877 जो विक्टोरिया यानी कि महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। लेकिन उसके साथ साथ में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, यानी कि जहाँ पर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को खर्च करना था वहाँ पर खर्च नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं पर एक शो कह सकते हैं, दिखावा जो किया जा रहा था लॉर्ड लिटन के द्वारा। उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं पर उनके जो अपने डिसीजन थे वो कहीं ना कहीं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो बेनिफिट हो रहा था उसके डिसीजन का, लेकिन कहीं ना कहीं पर इंडियंस को कहीं ना कहीं पर बहुत सारे लॉस हो रहे थे, यानी कि अविवेक जो पूर्ण या कहीं ना कहीं पर ऐसे डिसीजन जो लिए जा रहे थे उससे कहीं ना कहीं पर भारतीयों में असंतोष, यानी कि कहीं ना कहीं पर वो सेटिस्फाई नहीं थे और ऐसे बहुत सारे परिस्थितियाँ बदलती चली गई और उनका भारतीयों को बहुत ज़्यादा हानि हुई। फ्रेंड्स, आज हमने भारत में राष्ट्रवाद का उदर विकास को कंप्लीट किया है। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।